आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे सामने बैठे सारे शानदार ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने इस देश की सेवा की, और ठीक उनके पीछे बैठे और फिर मेरे सामने बैठे वो बच्चे जो IAS या IPS या जिंदगी में कामयाब होकर अपने मादरे वतन, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। मुझे यहाँ बुलाकर लाने में हमारे अफजल भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है, और जिस इंसान की दावत पर मैं इतने दूर चला आया, ऐसे मेरे दिल के सबसे करीब लोगों में से एक जनाब जुबैर गोपलानी साहब और मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रोग्राम को हमने यूं रखा है कि शुरुआत के सेशन में मैं आपको यहाँ बैठे बैठे अगले 25 साल ले चलूंगा कि दुनिया कैसे कैसे करवट लेगी, और जब आप ये बात समझने लगेंगे कि दुनिया कैसे कैसे बदलेगी, तो फिर मैं आपको उसकी बुनियाद पर यह बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद एक वक्फा होगा, हमारे बीच बड़े अजीज लोग बैठे हैं, उनका सम्मान होगा, और फिर जब मैं लौट कर आऊंगा तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपका दिल, आपका दिमाग दोनों हिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरू करने से पहले मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि आज का ये जो सेमिनार है, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला सेमिनार है, और हिदायत सिर्फ उसके हाथ में है। शुरू करता हूँ मैं एक सॉफ्टवेयर के नाम से, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कंपास कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम। आपको मालूम है ये कंपास क्या करता है? अमेरिका में जो लोग जेलों में हैं उन पर नजर रखता है, उनका उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, सब चीजों को देखकर वो अथॉरिटीज को और जजेस को यह बताता है कि इनमें से किसको रिहा कर देना चाहिए, कौन रिहा होने के लायक है। उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को कहते हैं कंपास, कॉम्प्लेक्स प्रिजनर असेसमेंट सिस्टम। जब वो नजर रखता है और लोगों को उठता बैठता देखता है, तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर अमेरिका के कोर्ट्स में, वहां के फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक केस हुआ। और आपको पता है वो केस कैसा था? केस ऐसा था कि केस करने वालों ने कहा कि जब भी ये जजेस को ये बताता है कि किसे रिहा करना है, हमेशा ये गोरों का नाम लेता है, और काली चमड़ी वाले अगर हो या अफ्रीका मूल के लोग हो या उनका नाम इस्लामी हो, तो ये उन्हें कभी छोड़ने की बात नहीं करता। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये पार्शियलिटी कर रहा है, ये पार्शियलिटी करके उन लोगों को छोड़ने को ज्यादा बोल रहा है जो अमेरिकी मूल के हैं और जिनकी चमड़ी का कलर गोरा है। जब ये केस हुआ तो सॉफ्टवेयर को देखा गया और सॉफ्टवेयर को चेक किया गया, ये जानने के लिए कि क्या ये सच में ऐसा करता है। तो पता चला कि वो सेल्फ लर्निंग, अपने आप को खुद सिखाने वाला सॉफ्टवेयर है, और वो अपना डेटा इंटरनेट से उठाता है, वो अपना डेटा यूट्यूब के वीडियोस से उठाता है, वो अपना डेटा इंस्टाग्राम से उठाता है, वो अपना डेटा
मूवीज से, किताबों से, रिपोर्ट से, पीडीएफ से, अखबारों से उठाता है और इन सब जगहों पर अफ्रीकी मूल के लोगों को या इस्लामिक सरनेम रखने वालों को विलेन दिखाया जाता है। इसलिए जितनी बार वो इन लोगों को अच्छा भी पाता है तो उस डेटा के इन्फ्लुएंस में इन्हें छोड़ने के लिए सजेस्ट नहीं करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि अमेरिका का सॉफ्टवेयर, अमेरिका के कैदी, आप वो भी अहमदाबाद और इंडिया में ये किस्सा क्यों सुना रहे? क्योंकि उसी सॉफ्टवेयर का एक छोटा वर्जन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री में ऐसा भेदभाव तो नहीं होता, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर का एक छोटा वर्जन है जो हमारे यहां के बैंकों में इस्तेमाल होता है। और वो बैंकों में इस्तेमाल होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ये नहीं बताता किसे रिहा करना है, किसे जेल में रखना है, लेकिन वो बैंक को ये बताता है किसे लोन देना है और किसे लोन नहीं देना है। और यहां पर भी एक आवाज उठ रही है कि अगर वो SC ST के इलाके हैं, OBC के इलाके हैं और पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के इलाके हैं तो बैंक का सॉफ्टवेयर उन्हें लोन देने से मना करता है। आप समझे मैंने क्या कहा? इसका मतलब है कि इंसान की आजादी और इंसान की आर्थिक मदद अब इंसानों के हाथ में नहीं रही है और धीरे धीरे वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम और रोबोट्स के हाथ में चली गई है। हम एक ऐसे जमाने में कदम रख चुके जहां पर हमें हमारे घर में कोई अच्छा नहीं समझता। अच्छा मतलब गहराई से हमारी शख्सियत को हमारे घर में कोई ऐसा नहीं जानता सिवाय अम्मी के, जैसा YouTube का एल्गोरिदम हमें जानता है। या तो सिर्फ आपकी वालिदा को मालूम है कि आप उदास हैं, या आपके वीडियो सिलेक्ट करने की पैटर्न को देखकर YouTube को मालूम है कि आप उदास हैं। या हमारे जमाने में ऐसा होता कि जब हम उदास अपने कमरे में दाखिल होते तो हमारे भाई बहनों को यह पता चल जाता कि जरूर आज किसी बात पर इसका दिल टूटा हुआ है। घर में सबसे पहले पूछने वाला या तो हमारी बहन होती या भाई होता जो धीरे से पूछता ताकि सरकारी विभाग को खबर ना चले। तो वो धीरे से बिना आवाज के पूछता क्या हुआ, तो उसको जैसे ही हम बताना शुरू करते अरे यार ये तो वो उसको कट शॉर्ट करके बोलता सिर्फ मुझे बता दे मुझे क्या बोलना है। कभी हमारे भाई या बहन हमको इतनी गहराई से जानते हैं और घरों में आपको यकीन नहीं होगा लड़कियों को सबसे अच्छा उनके वालिद समझते थे। जितनी भी लड़कियां जहां भी पढ़ रही हैं और पढ़ लिखकर एक शानदार इंसान अगर बन रही हैं, आप 100 लड़कियों से पूछ कर देखिए उसमें से 80 बताती हैं कि मेरे वालिद की वजह से मैं पढ़ रही। वालिद जितना अच्छा अपनी बच्चियों को समझते हैं कोई नहीं समझता। और लड़कों के साथ तो एक पैदाइशी वकील होता है जो उसकी मां होती है। अगर किसी ने वकालत की डिग्री की हो, अगर किसी ने वकालत की डिग्री की हो और उसकी वकालत नहीं चल रही हो तो वो बड़े वकील के यहाँ इंटर्नशिप करने नहीं जाना चाहिए। उसे सिर्फ अपनी मां से वकालत करना सीखना चाहिए। दुनिया का एक वाहिद वकील है हमारी मां, जो सबूत भी हमारे खिलाफ है, गवाह भी हमारे खिलाफ है, फिर भी खड़े होकर कहती कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो खड़े होकर
किसी भी जज के खिलाफ कोई भी गवाही मानने को अपने बेटे के खिलाफ तैयार नहीं है। वो कहती है मेरे बेटे ने जिस दिन से मेरी कोख से जन्म लिया है उस दिन से आज तक कुछ नहीं। और हमारे वालिद को अपने बेटे पे जो कॉन्फिडेंस होता है वैसा कॉन्फिडेंस दुनिया में किसी को नहीं होगा। जब भी वो हमें मारते तो वो हमसे एक बात कहते, अरे मुझे मालूम है तुम क्या करो, अरे मैं जानता हूं तुम क्या बनोगे, किसी और को भले पता ना हो, मुझे पता है। बात बिल्कुल सही है, उन्हीं का डीएनए और उन्हें अपने डीएनए पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो आंख में आंख मिलाकर कहते कि मैं कब जानता हूं तुम क्या बनोगे। लेकिन बच्चों वो दिन भी अब गए। अब ना घर में हमें वालिदा अच्छा जानती है, ना वालिद अच्छा जानता है, ना भाई बहन अच्छे जानते हैं। हमें घर में YouTube, Facebook ज्यादा अच्छा जानते हैं। हम रात को सोने से पहले कौन से वीडियो देखना पसंद करते हैं उन्होंने डेटा बनाकर रखा हुआ है। हम सवेरे उठने के बाद कौन से वीडियो देखना पसंद करते हैं वो तक डेटा उनके मैट्रिक्स में है। हमें कौन सी एडवर्टाइजमेंट दिखाना है और वो एडवर्टाइजमेंट कब दिखाना है ये अमेज़न को पता है। हमें कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब हम पढ़ना चाहेंगे, कौन सा म्यूजिक हम सुनना चाहेंगे, ये स्पॉटिफाई को पता है। एक इंसान पर इतनी नजर रखी जा रही है जितना एक इंसान के लिए मुमकिन है ही नहीं। तो मेरा एक सवाल है आपसे, जहां से आज का ये सेमिनार शुरू होता है। आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं? सर वो डिपेंड करता है दिल लगाने की डेफिनेशन क्या है। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? बोले हाँ। किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? कहा सर बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? तो कहा सर मैं वकील बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं IAS, मैं IPS बनना चाहती हूँ। क्या हो कि अगर सेमिनार की एकदम शुरुआत में ही मैं आपसे ये कह दूं कि आपका जो भी सपना है वो बड़ा होकर पूरा नहीं होगा। क्या हो, आपको कैसा लगे कि अगर मैं कह दूं और आपकी आंख में आंख डालकर पूरे कन्विक्शन के साथ सच्चाई से कह दूं कि आपका जो भी सपना है दुनिया ऐसे करवट ले रही है कि वो पूरा नहीं होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? आज का ये सेमिनार रखा ही इसलिए गया है कि आपको बताया जा सके कि अगर आप उन्हीं राहों पर चलते रहे जिन राहों पर आप चल रहे हैं तो आपका कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। और अगर आज से आपने अपने पढ़ाई का तरीका वैसा नहीं बदला जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपकी जिंदगी में कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाने से पहले एक और चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सुनने लायक बात है। दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट आता है दुबई। दुबई के एयरपोर्ट पे कैमरे लगे होते हैं लोगों पे नजर रखने के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है? दुनिया के हर एयरपोर्ट पे CCTV कैमरे लगे होते हैं लोगों पे नजर रखने के लिए। पर दुबई के एयरपोर्ट की एक खास बात, वहां लगे हुए कैमरे सिर्फ इंसान को नहीं देखते बल्कि उनकी हार्ट बीट, उनके स्किन का टेम्परेचर भी चेक करते हैं। मतलब आप दूर से आ रहे हैं तो कैमरा आपको फोकस करता है और फोकस करके सिर्फ आपकी फोटो ही नहीं देखता, आपके चेहरे के कलर को भी देखता है, आपके दिल के धड़कने की रफ्तार को भी चेक करता है। आप पूछेंगे क्यों? तो एक आदमी था, बड़ा हंसी खुशी एकदम रिलैक्स दुबई के एयरपोर्ट पर आराम से अपना ब्रीफकेस हिलाता हुआ आ रहा था। कैमरास ने उसको फोकस किया
और उसके ऊपर एक फ्लैग जनरेट किया, एक अलार्म बजाया कि इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। दुबई की पुलिस अथॉरिटीज ने आकर जब उस आदमी को पकड़ा तो पूछा कि भाई साइड में चलना। उसे साइड में ले गए तो उसने कहा मैंने क्या किया है? क्या सूटकेस खोलना? जब उसके लगेज को खोला गया तो उसमें सिर्फ व्हाइट कलर के कपड़े थे। तो उसने कहा कि यार व्हाइट कलर के कपड़े पहनना कब से जुर्म है? व्हाइट कलर के कपड़े पहनना अगर गुनाह होता तो सामने की पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं जेल में होते। सबने सफेद पहना हुआ। सफेद तो दुनिया का सबसे फेवरेट कलर है। उन्होंने कहा अभी बताते हैं। और उन्होंने काले कलर की चादर बिछाई और उस पर उसके सफेद कपड़ों को झटकना शुरू किया। झटकते 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 सिर्फ 40 मिनट पर उन सफेद कपड़ों पर मली गई आधे किलो की कोकीन का पाउडर उस काली चादर पे गिर पड़ा। वो अपने कपड़ों की सफेदी में व्हाइट कलर की कोकीन को मल कर ले जा रहा था, जिसे दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता था, लेकिन उन कैमरास ने उसको पकड़ा। कौन से कैमरास? वो कैमरे जो इंसान का चेहरा देखते हैं? नहीं, वो कैमरे जो इंसान का चेहरा देखने के साथ उसके दिल की धड़कन और उसके स्किन का कलर भी चेक करते हैं। अगर वो कैमरे इतने इफिशिएंट है तो आपको पुलिस में कोई क्यों नहीं? अगर उन कैमरों में इतनी बात है तो एक इंसान को कोई नौकरी क्यों दे? अगर आप नौकरी करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह मांगोगे। अगर आप नौकरी करोगे तो कुछ दिनों में एक छुट्टी मांगोगे। और वो कैमरे सिर्फ बिजली का बिल मांग रहे हैं, तो क्यों ना आपको उन कैमरों से रिप्लेस कर दिया जाए? ये दुनिया का कहना है। आप में से कितने हैं, हाथ उठाकर मुझे बताइए, जो यहां भी खड़े खड़े बिना अटके एक शानदार एप्लीकेशन लिखकर बता सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे? हाथ ऊपर करें। सर एप्लीकेशन तो लिख सकते हैं सर, लेकिन बिना अटके ये कॉन्फिडेंस नहीं है सर, इसलिए अभी तक एक भी हाथ ऊपर नहीं। आपको स्कूलों में गलत बताया गया है। एजुकेशन या डिग्री का एक नाम और होता है बेटा। अगर एजुकेशन और डिग्री तुम्हें वो चीज नहीं देती, इसका मतलब है तुम्हारी एजुकेशन अधूरी है। और एजुकेशन या डिग्री का एक और नाम जो है उसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। सोचो, तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सवेरे स्कूल से, कॉलेज से, क्लास अटेंड करने से शुरू होगा और शाम को सूरज ढलने के वक्त तुम्हें छोड़ा जाता है। कितने साल हम स्कूल जाते रहे, स्कूल से आते रहे, और बदले में क्या मिला? एक बच्चे ने यहां अभी तक हाथ ऊपर नहीं किया है कि सर कॉन्फिडेंटली मैं एक एप्लीकेशन अभी खड़े खड़े बिना अटके, बिना ग्रामर के, एरर के लिख के निकाल सकता। और अगर आप हाथ उठा भी देते तो मेरा सवाल बदल जाता। मैं आपसे पूछता, क्या आप उसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप उसमें भी कर देते तो मैं आपसे पूछता, क्या आप किसी तीसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं? आपको मालूम है एक सॉफ्टवेयर का नाम है चैट जीपीटी, मालूम है? इस चैट जीपीटी को दुनिया का कोई भी सवाल, कोई भी एप्लीकेशन, किसी मरीज की डिस्चार्ज रिपोर्ट से लेकर वकीलों के कॉन्ट्रैक्ट तक कुछ भी अगर आप इससे करवाए तो वो सिर्फ 9 नैनो सेकेंड में करता है। कितनी देर में करता है? 9 नैनो सेकेंड में करता है। और अब उस चैट जीपीटी में एक नई चीज आ गई, नया अपडेट आ गया। क्या आ गया? गुलजार के 2 गीत उसे दे दो और उससे कहो कि मेरे घर एक नया बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम ये है। गुलजार के गीत के तर्ज पर मुझे एक गीत लिख दो।
चैट जीपीटी 9 नैनो सेकंड में वो गाना भी लिख देता है। उसके बाद उससे सवाल पूछो कि क्या तुम गुलजार से अच्छा लिख सकते हो, तो चैट जीपीटी बड़ा शानदार जवाब देता है, कहता है नहीं, शायद मैं गुलजार से अच्छा नहीं लिख सकता, लेकिन जितनी देर में गुलजार एक गाना लिख सकते हैं मैं हजारों लिख सकता हूं। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारा कंपटीशन अपनी क्लास और दुनिया के बाकी बच्चों से था। आप जब बड़े हो रहे हैं तो आपका कंपटीशन आपकी क्लास के बाहर, दुनिया के बाहर इन शानदार मशीनों से है। हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें कुछ किताबें दे दी गई थी और किसी ने कह दिया था इन्हें रट्टा मार लो और खूब रट लो, और एग्जाम के दिन क्वेश्चन पेपर को देखकर उल्टी कर दे, और जो जितनी अच्छी उल्टी करेगा उसे उतने नंबर मिलेंगे। हमारी अम्मी और दादी दुआएं करती, सवेरे पेपर देने से निकलने से पहले दही खिलाती और आयते करीमा पढ़कर सर पे हाथ रखती। सब दुआओं का एक ही मतलब होता, मेरे खुदा इसने जो रटा है उसी में से पूछना, और जो ये इतने दिन रट कर जा रहा है उसी में से पूछना, ताकि ये उल्टी कर सके, और उल्टी करेगा तो नंबर आएंगे तो खानदान का नाम रोशन होगा। अब तो उल्टी करने के दिन चले गए, बताए क्यों? बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं मैं अभी, आराम से, मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब रटने का मौसम जा चुका। क्यों? एलेक्सा का नाम सुना है? सीरी का नाम सुना है? गूगल असिस्टेंट का नाम सुना है? क्या है ये? हाँ, इनसे जो सवाल पूछो, एलेक्सा गांधी जी कब पैदा हुए, एलेक्सा तुरंत बता दे। अच्छा, पहले कुछ एलेक्सा का जवाब जानने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, गांधी जी किस सन में पैदा हुए थे? 1869। हाँ? 1869। 1869। वो 4 बच्चियों ने पूरे गुजरात की इज्जत रखी, वरना मेरा अगला सवाल कुछ और था। ऐसा वडोदरा में हुआ था, किसी को सन याद नहीं था, तो मैं खुद गच्चा खा गया कि गांधी जी गुजराती थे कि नहीं। पूछा गांधी कब पैदा हुए, एलेक्सा बताती है 2 अक्टूबर 1869। सर टाइम भी बताऊं क्या? गांधी जी की वाइफ का नाम, सर वो तो कस्तूरबा है, हमारी माँ है, लेकिन कस्तूरबा उनसे उम्र में बड़ी थी सर। गांधी जी ने पहली बार वकालत कहां शुरू की? सर राजकोट में शुरू की सर। गांधी जी कितने किलोमीटर पैदल चलकर दांडी पहुंचे थे सर? 272 किलोमीटर सर। आप क्या रटने में और रट कर पढ़ने में एलेक्सा को कभी हरा सकते हैं? जवाब है नहीं है। इसीलिए यूपीएससी एक नए तरीके का सवाल पूछता है। उसे इस बात पर बड़ा शक है कि आने वाले जमाने में कलेक्ट्री, पता है कलेक्ट्री क्या होती है? आईएएस, आईपीएस। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? किसी से भी पूछो तो एक रटा हुआ जवाब वो इंटरव्यू बोर्ड को चिपका देता है, और वो है मैं देश की सेवा करता वो सिर्फ अपने ससुराल की सेवा। आजकल सारे बच्चे, अगर आप समझ सके तो मैं बहुत बड़ा पंच मारने जा रहा हूं मुसलमान माशरे को। आजकल सारे लड़के जो मुसलमानों में मिलते हैं वो सब एमबीबीएस। पूछा कैसे? तो आजकल एमबीबीएस का नया डेफिनेशन है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी सास। अपने बच्चे, अपनी सास, माँ का भी कहा है ना, वो छोटा वाला वो करेगा ना, मैं ही करूंगा क्या?
वो है ना नालायक, और उसी को सब प्रॉपर्टी मिल रही है। वो देखिए तुम्हें सांस कब मिली? जब से उसने वादा किया कि उसकी प्रॉपर्टी में मुझे कुछ मिलेगा। तो जितने भी आप सवाल रट सकते हैं उनसे अच्छा एलेक्सा और सीरी रट सकती है। और इतना छोटा डिवाइस पहनकर यूपीएससी को शक है कि लोग अब एग्जाम लिखने आएंगे। इतना छोटा सा डिवाइस उसके कान में ही यहाँ हाथ रखकर वो धीरे से बोलेंगे, अरे यार गांधी जी कब पैदा हुए थे मुझे याद था। तो एलेक्सा कान में धीरे से बोलेगी 2 अक्टूबर 1869। तो शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करेगा, याद है, मार्क करेगा और इन्विजिलेटर को देखकर भाग जाता है, बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है। लेकिन वो एलेक्सा या सीरी से उस वक्त पूछ रहा होगा, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई। यूपीएससी ऐसे सवाल बना रही है कि इस इंटरनेट के जमाने में जो चीज फ्री है आप उससे उसका जवाब दे ही नहीं सकते। यूपीएससी ये पूछ ही नहीं गांधी जी कब पैदा हुए, गांधी जी की वाइफ का नाम, वो उनसे कितनी बड़ी थी, प्रैक्टिस कहां शुरू की ना। वो बहुत अच्छा सवाल पूछ रही है कि गांधी जी अगर नहीं होते तो हमारे देश का इतिहास कैसा होता। क्या पूछ रही है? गांधी जी अगर नहीं होते तो हमारे देश का इतिहास कैसा होता। एलेक्सा, हमारे देश का इतिहास कैसा होता? एलेक्सा खामोश है। सीरी, तुम तो सब जानती हो। मेरी बहन मुझे बचा दो, मुझे बता दो, गांधी जी अगर नहीं होते तो इस देश का इतिहास कैसा होता। सीरी चुपचाप। एलेक्सा, सीरी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? तुम मौके पे मेरा साथ छोड़ गई। एलेक्सा और सीरी दोनों कान में कहती है, ये सवाल इंसानों के लिए बना है, मशीन से मत पूछो। यूपीएससी पूछता है पहले पानीपत की लड़ाई, अगर इतना ही सवाल होता तो एलेक्सा कान में बोलती है, पहले पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, दूसरा पानीपत की लड़ाई हेमू और अकबर के बीच में, तीसरी पानीपत की लड़ाई मराठा और अफगानों के बीच में। नहीं, यूपीएससी ये पूछ रहा है इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? किस पे हंस रहे हो? उस पर कि अपने आप? आपने सिर्फ पढ़ाने के नाम पे रटा है, और रटने में एक जादू है। उस जादू से मैं भी गुजरा हूं, आप भी गुजरे होंगे। रटने में एक चमत्कार है जो हमारे खुदा ने रखा है। क्या पता नहीं कैसे, जैसे ही आज पेपर खत्म होता है कल सवेरे सारा रटा हुआ साफ हो जाता है, उसमें से एक लाइन याद नहीं आता। लेकिन एजुकेशन का नाम इन मशीनों के जमाने में कुछ और है बच्चों। एजुकेशन का नाम इन मशीनों के जमाने में है अपने पढ़े हुए पर सोचना। आपने सिर्फ पढ़ा है। क्यों पढ़ा भाई? क्या जरूरत थी विकिपीडिया पे सबको फ्री लिखा? पर विकिपीडिया वो नहीं कर सकती जो आप कर सकते हैं। पूछिए क्या? वो अपने पढ़े हुए पर सोच नहीं सकती। आपको सोचना सीखना। आप जब तक अपने पढ़े हुए पर नहीं सोचेंगे, आप जब तक उस डेटा में, उस इंफॉर्मेशन में जान नहीं फूकेंगे,
तब तक इस दुनिया में कोई एग्जाम आप पास करने वाले ना हैं, ना कोई कंपनी आपको नौकरी देने वाली है। आप जब तक उस इंफॉर्मेशन को साफ तरीके से नहीं जांच लें, तब तक आप दुनिया की किसी कंपनी के भी काम के नहीं है। आपको पता है एक और बहुत शानदार चीज क्या है? एक्सरे पढ़ने वाली मशीन है। जितने भी संस्थाओं के और एनजीओ के यहाँ लोग बैठे हैं ना, इनके यहाँ सबके यहाँ एक्सरे पढ़ना, एक्सरे करना, सीटी स्कैन सब फ्री में होता है। मैं 2 साल बाद अहमदाबाद आऊंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कितना फास्ट है। ये अफजल भाई के गुजरात सेवा मंडल में ही आपको वो मशीन दिखा दूंगा जिसमें एक्सरे ऑटोमेटिक मशीन पढ़कर बताती है कि इसे कौन सी बीमारी हुई है। आपको पता है एप्पल की एक घड़ी है, उस घड़ी के अंदर आपका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल, आपके स्किन का टेम्परेचर, आपकी कैलोरीज का बर्निंग, आपका कोलेस्ट्रॉल और कहीं बैठे बैठे आपका ईसीजी भी वो मशीन देती है। घड़ी के अंदर ये सब। और अभी यूएस के मेडिकल एग्जाम में चैट जीपीटी, गूगल, टेक्नो मेडिलैब सारे सॉफ्टवेयर्स को बिठाया गया। और आपको मालूम है चैट जीपीटी ने उसमें 92.5% लिया, लेकिन नंबर 1 पे जो आया वो टेक्नो मेडिलैब्स आया, जिसने 97.5 नंबर इंसानों के बने इम्तिहान में। मतलब अनकरीब एक वक्त आने वाला है जहां पर हम अपनी बीमारी चैट जीपीटी या गूगल को बताएंगे तो वो हमें दवाएं बताएंगे। तो फिर एक सवाल उठता है कि सर फिर करना क्या चाहिए? फिर तो कोई कैरियर बचता ही नहीं। ट्रक चलाने से लेकर डॉक्टरी तक अगर सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे? अगर गुलजार के जो गीत है वो भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लिखेगी तो फिर इंसान क्या करेगा? तो वो इंसान आज भी दुनिया ढूंढ रही है जिसमें फॉलोइंग क्वालिटीज है, और ये क्वालिटीज मैं यूपीएससी के एग्जाम से निकाल कर रहा हूं। क्या आपके पास एक कागज पेन मौजूद है? आपको इन क्वालिटीज को नोट करना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी आपने अपने अंदर कम पैदा की तो आने वाले जमाने में कुछ होने वाला है। तो पूछे क्या होने वाला है? तो आने वाले जमाने में आपको यही कंपनियां, यही एग्जाम रिजेक्ट करने वाले हैं। क्या मैं शुरू कर सकता हूं? पक्का कर सकता हूं? सबसे पहले याद रखना बेटा, आज के बाद जिंदगी भर अगर आप बात करोगे तो मेरी बात सुन नहीं पाओगे, इसलिए मुझे सुनना ज्यादा जरूरी है। आज के बाद जिंदगी भर उस पेज को मत पलटाना जिस पेज को पढ़ने से, समझने से, शामिल होकर सीखने से, जब तक आप उस पेज पर लिखी बातों को ऐसे ना जानने लगो जैसे अपने वालिद के नाम को जानते हो, तब तक कि वो पेज नहीं पलटा। सबसे पहले अपना सिलेबस का वो पेज पढ़ लेना, लेकिन पढ़कर उठना मत। वहीं बैठकर अपने चेहरे पर हाथ रखकर उस पढ़े हुए पर सोचना कि पानी को H2O कहते हैं, सोचना कि अल्लाह की सबसे बड़ी कुदरत पानी है, कि उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। वो हाइड्रोजन जो रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, वो हाइड्रोजन जिसका हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है, वो अति ज्वलनशील हाइड्रोजन 2 और जलाने में मदद करने वाला 1 ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जिसके बिना दुनिया में कुछ जल ही नहीं सकता।
एक जलने वाला, दो जलने वाले और एक जलाने वाला जब मिलते हैं तो H2O बनकर बुझाने के काम आते हैं। Data and facts are powerful, but more powerful is the thinking that you do on that data and fact. और इस एज में किसी को भी आपसे डाटा और फैक्ट नहीं चाहिए। आपसे क्या चाहिए बताइए? आपसे क्या चाहिए? बोलिए मेरे पीछे। All of them are looking for thinking. What they want from you is thinking over that data and facts. करते हैं आप उससे पहला वाला? उठाइए हाथ, करिए पहला वाला। आज से, जोर से बोलिए, आज से रटकर पढ़ना खत्म। पढ़ना और पढ़े हुए पर सोचा हुआ। आज से यही हमारी प्रायोरिटी है। अगर आपने ऐसा 2 महीना भी बिताया ना मेरे बच्चों, तो आप इस सेमिनार को जिंदगी भर दोगे। अब यूपीएससी का दूसरा नियम बताता हूं मैं, ध्यान से सुनो। यूपीएससी और दुनिया की तमाम कंपनीज ढूंढ रही हैं उन लोगों को जो किसी आइडिया को फर्दर इवॉल्व होता हुआ देख सकते। दुनिया की तमाम कंपनियां वो कहती हैं क्या क्वालिटी और कंप्लीटनेस आप इस आइडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं? सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं? आपने एक बड़ा भारी मोबाइल देखा नोकिया का, उसके बाद एक बटन वाला मोबाइल देखा, उसके बाद एक टच स्क्रीन मोबाइल देखा, आज घड़ी में मोबाइल आ रहा है उसे देखा। सोचो अगर आपका अभी इंटरव्यू चल रहा होता दुनिया की सबसे अच्छी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के साथ, तो वो आपसे क्या पूछते? मान लीजिए कि मैं एप्पल की कंपनी से हूं, आपका इंटरव्यू लेने आया, मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे बस ये चाहिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा बता दो कि दुनिया में सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट बिकता है। तो यहां पर जो बच्चा ये कहेगा ना कि सर मेरे पास एक आइडिया है मोबाइल को लेकर, पूछा क्या? सर मोबाइल ही गायब हो जाना चाहिए। मतलब सर कोर्ट में कहीं हमारे एक सेंसर होना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हैं। हम उस सेंसर से कह रहे हैं मुझे यूट्यूब का वीडियो दिखाना, आपके चश्मे में अभी दिखाता हूं, या अशफाक भाई को फोन लगाना, मैं अभी डायल करता हूं सर। यानी पूरा वॉइस कमांड ऑपरेटेड फोन का एक डिवाइस जिसे हम अपने कोर्ट में ब्रोच बना के पहन सकते हैं। आप सोचिए एप्पल कंपनी उस बच्चे को क्या जवाब देगी? उसे तुरंत वो सिलेक्ट कर देगी। ये है यूपीएससी जो आपसे यही पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि गांधी जी आप कितना गहरा पढ़कर आए, वो ये पूछ रहा है कि अगर गांधी जी तुम इतना गहरा पढ़कर आए हो तो इस सवाल का जवाब दो कि अगर गांधी आज नहीं होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। इसका मतलब दूसरा नियम यूपीएससी का आपको लिखना चाहिए, हर डेटा हर फैक्ट के पीछे उसकी पॉसिबिलिटीज और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये आज से हम ढूंढेंगे। बोलिए इस बात को मेरे पीछे, हर डेटा के पीछे, आवाज नहीं आई, हर डेटा के पीछे, हर पड़ी हुई चीज के पीछे क्या पॉसिबिलिटीज और क्या अपॉर्चुनिटीज, ये हम पता करेंगे। आपको मालूम है प्रॉब्लम क्यों बनाई दुनिया में? प्रॉब्लम क्यों बनाए लगता है? कुछ बच्चे हैं जो जिनकी आवाजें लगातार आ रही है, वो मूड में नहीं है, वो खुद कुछ बनना ही नहीं चाहते और दूसरों को भी कुछ सुनने नहीं देना चाहते, उनको छोड़ के बाकी लोगों के। आपको पता है अल्लाह ने प्रॉब्लम क्यों बनाया? जिसे हम प्रॉब्लम का नाम देते हैं ना, वो दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है।
दुनिया में हर प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई हो, उसे प्रॉब्लम नहीं कहा जाता, उसे अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। किसी ने सोचा कि घर में तार बंधा हुआ एक मोबाइल है, पड़ोसी को बुला के लाना पड़ता है, भाई तेरा फोन आ रहा है, तेरा फोन उठा ले। ये एक प्रॉब्लम है, तो क्या करना चाहिए? बिना वायर का कॉर्डलेस फोन आना चाहिए। कॉर्डलेस फोन आ गया, अपॉर्चुनिटी बन गई। प्रॉब्लम था, अपॉर्चुनिटी। फिर किसी ने सोचा कि सब लोगों के पास एक एक कॉर्डलेस होता तो कितना अच्छा, तो उसने पहले मोबाइल की नींव रखी। फिर किसी ने सोचा यार लोग एक एक कॉर्डलेस मोबाइल लेकर घूम रहे हैं और इनकी जिंदगी के कुछ बेहतरीन क्षण वो जाया हो रहे हैं, तो क्यों ना इसमें कैमरा लगा दिया जाए। फिर उसमें कैमरा लगा दिया। फिर किसी ने सोचा कि सिर्फ कैमरा क्यों, वो वीडियो और मूवीज भी अपने मोबाइल पर देख सके। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप ढूंढते हैं तो उसे पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आज से प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम की तरफ भागकर उसे लपक लेकर। लोग थक जाते हैं, इसलिए रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते। बीवियां हमेशा रेस्टोरेंट जाना चाहती, शौहर कभी रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहते। किसी ने इस प्रॉब्लम को समझा और उसने जोमैटो और स्विगी बनाया। किसी ने सोचा कि जो नॉन मुस्लिम है उन्हें मुसलमान खाने पसंद है, पर सोशल मीडिया पे फैल रहे जहर के चलते वो मुसलमान मोहल्लों में आकर खाना नहीं चाहते। तो उसने क्या किया? बैठे बैठे ऐप पर बटन दबाओ, गर्मा गर्म खाना, जूहा पूरा। और गर्मा गर्म खाना जो है साहब वो उस्मान पूरा का, जमाल पूरा का अपने घर पर पाओ। किसी ने चश्मा बेचना ऐसे सोचा। सोचिए, आपको अपने सेल्फी के कैमरे में देखना है, लेंस कार्ड का ऐप ओपन करना है, हाथ से ऐसे ऐसे उंगली से, जब तक वो फ्रेम ना मिल जाए, जो फ्रेम आपको सूट कर रहा है, जैसे ही मिल गया ऐसे प्रेस करना है। अगले दिन एक चश्मे पे एक चश्मा फ्री घर पे डिलीवर हो गया। यहाँ कितने कपड़ों के मिलों के मालिक बैठे हैं जिनका लाखों करोड़ों में बिजनेस है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस प्रॉब्लम की तरफ नहीं सोचा कि हमें कैसे बदलना चाहिए, हमें क्या नया करना चाहिए। लेकिन अगर आप में से कोई ये सोचकर उन्हें बता दे कि ऑनलाइन हम जैसे चश्मा बदल रहा था, एक ऐप बनाकर शर्ट बदलवा कर दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है इसी ऑडिटोरियम में अभी ये लोग आपको नौकरी देंगे। कहा तो एक नौकरी नहीं बचने वाली, सब खत्म हो गया। और कहा तो नौकरी देने वाले नौकरियां ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी कहता है मेरा चौथा नियम है, मैं व्हाट पढ़ने वालों को कभी सिलेक्ट नहीं करता। व्हाट हैपेंड इन पानीपत, व्हाट हैपेंड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैं व्हाई पता करने वालों को हमेशा चुनता। दुनिया में जितनी किताबें हैं और उन किताबों में जितनी लाइनें हैं, हर लाइन एक क्यों, एक वाई की वजह से लिखी गई थी। अगर आपने उस वाई को पकड़ लिया, उस क्यों को पकड़ लिया, तो उस लाइन को जिंदगी भर के लिए पकड़। जब तक आपको वो क्यों और वाई नहीं मिलता, तब तक कि आपको उस लाइन को छोड़ना नहीं, तब तक आप उस लाइन को छोड़ना नहीं। आपको पता है 2016 में एक नोबेल प्राइज मिला योगेश्वरन नोवारात्रि को। 2016 में एक नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला? उन्होंने कैंसर की संभावित दवा निकाली। कैसे? कैंसर की दवा नहीं, संभावित दवा निकाली। पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो रोजा रहता है ना, उसका कैंसर बढ़ता नहीं है, उल्टा खत्म होने लगता है। तो लोगों ने पूछा रोजा रहने को क्या कहते हैं? कहा ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी का मतलब कहा जब हम भूखा रहते हैं ना, तो जिस्म अपने सड़े गले हिस्से को खुद ही खाने लगता है। इसलिए कैंसर की एक रोकथाम है कि हमें कम से कम 30 दिन साल में भूखा रहना चाहिए।
उसे नोबेल प्राइज मिला, पर सुन्नत किसकी थी है? सुन्नत किसकी थी है? हमारे नबी की। और नोबेल प्राइज किसको मिला? उसे मिला। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो कुरान में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कुरान में? ध्यान से सुनना। तुम गौर क्यों नहीं करते? तुम अपनी रब की नेमतों पे तदब्बुर क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने ये चीज ऐसे क्यों बनाई? यूपीएससी का यही अगला नियम है। जब तक तुम क्यों नहीं पकड़ लो, जब तक वाई नहीं पकड़ लो, तब तक के उस एग्जाम की तैयारी तुम नहीं कर। यूपीएससी का एक अगला नियम है, पता है क्या? इससे पहले आज तक जब तक पढ़ते आए थे ना, तो पैराग्राफ पढ़ के आगे बढ़ जाते थे। यूपीएससी कहता है ऐसे नहीं चलता। हर लाइन पे सवाल बनाकर अपने आप से पूछो। थिंक नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। यूपीएससी कहता है वो बच्चे हर साल पास होते हैं जो हर लाइन पर कई सवाल बनाकर अपने आप से पूछते। क्या तुमने कभी ऐसी पढ़ाई की है जिसमें हर लाइन पर सवाल बनाकर अपने आप से पूछा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि खजूर दुनिया का सबसे ताकतवर फल क्यों है? क्योंकि फल क्या है? वो खाना है जो पेड़ अपने बीज को देता है। बीज को बीच में रखकर चारों तरफ खाना लपेट देता है कि अभी सूखा पड़ने वाला है, बारिश होने में वक्त है, तब तक मेरे बेटे, मेरे बीज तू जिंदा कैसे रहेगा? तो इस पल्प को खा लेगा। जितना सहरा, जितनी गर्मी, जितना सूखा, उतना ताकतवर खाना बीज के चारों तरफ है। इसलिए दुनिया का सबसे ताकतवर फल पेन खजूर है, जिससे हम रोजा खोलते हैं। और बताने वाला कितना साइंटिफिक था, वो किसी भी चीज से हमें रोजा खोलने की सुन्नत दे सकता था, लेकिन उसने खजूर से दी। क्यों? ताकि दिन भर की जो कमजोरी है वो पहले फल से ही दूर हो जाए। अगर तुम्हें आलिम भी बनना है तो तुम्हें क्वेश्चंस में सोचना होगा, तुम्हें अपने पढ़े हुए पे गौर करना होगा। और दुनिया में किसी ने भी पहली बार में कोई चीज परफेक्ट नहीं बनती। जिस चैट जीपीटी से मैंने डराया था, मेरे पास उसका एक सॉल्यूशन भी है। जब पहली बार एप्लीकेशन लिखने को कहा जाएगा तो तुमसे कई गुना अच्छी एप्लीकेशन वो चैट जीपीटी जरूर लिखे। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को एक चीज दी है जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट, जिसे कहते हैं एडिटिंग। तुम्हें उसी एप्लीकेशन के साथ छोड़ दिया जाए, उसी गुलजार के गीत के साथ अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम उसे बार बार देखकर सुधारते रहो, बार बार उसमें कुछ नया ऐड करते रहो, तो 4 से 5 बार रीआइटरेट करने के बाद तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम्हारा गीत उस चैट जीपीटी से भी अच्छा हो जाएगा। यूपीएससी कहता है कि हमें वो बच्चे चाहिए जो आंसर्स को लिख कर उसको रीएडजस्ट करके उसे रीएडिट करके इतना परफेक्ट बना देते हैं कि दुनिया का कोई चैट जीपीटी उससे मुकाबला नहीं करता है। इसका मतलब है कांस्टेंट एडजस्टमेंट और अपने फेलियर से सीखना। यूपीएससी कहता है रिवीजन का मतलब जिन्होंने गलत समझा उन्होंने पास नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं रिवीजन का क्या मतलब है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर रिवीजन का मतलब है दोबारा दोहराना, सर रिवीजन का मतलब है फिर से रटकर देखना, सर रिवीजन का मतलब है बिना देखे बोलने की कोशिश करना। सब रिवीजन का मतलब किसी पेंटर से पूछना, पेंटिंग बनने के बाद उसमें ऐसे रंग भरना शुरू करता है कि वो पेंटिंग और निखरने लगती है। यूपीएससी कहता है किसी टॉपिक को पूरा आपने किया तो वो हर स्टूडेंट ने पूरा किया। अगर आपने उसे पढ़ा है तो हर किसी ने पढ़ा है, तो फिर आपको सिलेक्ट क्यों किया जाए? बस एक शर्त है
आप दोबारा जब उस टॉपिक को विजिट करें तो उसमें कुछ ऐसे रंग भर दे, कुछ ऐसे अल्फाज जोड़ दे, उसे कुछ यूं अंदाज में संवार दे कि आपका आंसर सबसे अलग होकर खिल कर दिखने लगे। जब तक आप ऐसा रिवीजन करना नहीं सीखेंगे, यूपीएससी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। और ब्रेक लेने से पहले और ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा बहुत जरूरी से कि आपका पढ़ना क्यों जरूरी है। और ब्रेक लेने से पहले मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग बताता हूं जो आपको सुनना है। देखिए, हम सब एक जैसा पढ़ते हैं, एक जैसा पढ़कर अपने अपने तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अखबार पढ़ते समय देखा है हम हर न्यूज नहीं पढ़ते। हम बस वो न्यूज पढ़ते हैं जिसकी हेडिंग में कोई अनोखी डिटेल लिखी है। यूपीएससी कहता है सिर्फ अपने पढ़े हुए पर अगर बच्चा एग्जाम देने आए तो मैं पास नहीं करता। उसके अंदर की कोई अनोखी डिटेल, कुछ अनोखी बात, उसे पहले 3 लाइन में वो ऐसा मेंस के आंसर में लिख जाए कि अब आपका पूरा जवाब पढ़ने का मन करे। ऐसे लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं। तो मैं आपसे एक यूपीएससी का सवाल पूछता हूं, अगर किसी गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए, किसी शहर के हाईवे से किसी गांव को जोड़ दिया जाए, तो क्या उस गांव में प्रगति आएगी? अरे जोर से बोलो, आएगी? अगर किसी गांव को किसी शहर की सड़क के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या वहां विकास होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या विकास होगा, कोई बता सकता है? क्या विकास होगा? क्या विकास होगा? सामान जल्दी पहुंचेगा। देखो, धंधे की बात गुजरात में हुई कि नहीं? और क्या होगा बताओ? हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और क्या होगा? ट्रैवलिंग आसान होगी। हाँ, एजुकेशन, हाँ, हेल्थ ठीक होगी, है ना? अब देखना भाई, अब जो यूपीएससी में फर्स्ट आते हैं, सुनो उन्होंने क्या लिखा। जब भी किसी गांव को किसी शहर के साथ जोड़ लिया जाए तो उसमें सबसे पहले यह आता है कि माओ का जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा में मरना कम हो जाता है, जिसे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्यों? प्रसव पीड़ा के वक्त उसी रोड को पकड़कर हम नजदीकी अस्पताल में जाकर उसकी डिलीवरी करा पाते हैं, इसलिए उसकी जान बच जाती है। उस गांव में बच्चे पैदा होते ही मरने का जो रेट है, जिसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिलीवरी अस्पताल में नहीं होती, उनका टीकाकरण भी पूरा हो जाता है। फिर तीसरी लाइन में वो लिखता है कि उस गांव की बच्चियों का ग्रेजुएशन में परसेंटेज बढ़ जाता है। पूछा क्यों? कहा बस दरवाजे तक आती है तो माँ बाप को बच्ची को, मैं बच्चा नहीं कह रहा हूं, माँ बाप को बच्ची को सरकारी यूनिवर्सिटी में शहर भेजते डर नहीं लगता। तो उस गांव की बच्चियों का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज बढ़ जाता है। और वो सिर्फ गांव गेहूं चावल नहीं ग्रो करता, कुछ और ग्रो करता है, जिसे खराब होने से पहले, सड़ने से पहले अनाज की मंडी में ले जाकर अच्छे दामों पर बेच सके, ऐसी फसल लगाता है जिससे उसकी आय बढ़ने लगती है। यूपीएससी ये कहता है, ध्यान से सुनना, वो क्या है? अगर आज से पढ़ाई करना तो देखना कि बाकी लोग क्या देखेंगे, वो क्या लिखेंगे, और मैं उनसे हटकर और गहरा कितना लिख सकता हूं, बस इतना ही यूपीएससी का नियम है। और जितनी कंपनीज मैंने आपको दिखाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है, उन्हें भी ऐसे जॉब करने वाले ही लोग चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए जो बाकी दुनिया से हटकर, अपने पढ़े हुए पर सोचकर
हर लाइन पे सवाल पैदा कर कर, हर पैराग्राफ के पीछे का क्यों देखकर, उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए, वरना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सारे जॉब्स छीनने वाला। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं एक बात बताऊंगा बड़ी अनोखी, और पहली बार मैं स्टेज पे बोलने जा रहा हूं कि मुसलमान होने के लिए भी यूपीएससी देना क्यों जरूरी है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि यूपीएससी की तैयारी करना एन ईमान के कई रुकन में से एक रुकन कैसे। यहाँ पर इतनी शानदार शानदार हस्तियों का इस कदर इस्तकबाल किया गया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप लोगों का मैंने इससे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश की कि दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरह से इम्तिहानात चेंज होंगे, कौन से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मैं इस हिस्से में आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ आपके 10 मिनट लेना चाहता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग पूरी खामोशी से, पूरे तवज्जो से सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारी आवाम में ना एक बड़ा पैसिमिस्टिक अंदाज आ गया है, एकदम जिसे आप कहते हैं ना कि कोई किस्मत बदलने वाली बात हम करना ही नहीं चाहते। अभी भी आप देखिए कुछ बच्चे हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बात पर यहाँ चर्चा हो रही है, उन्हें अपनी बात में ही खुश रहने का ये खास पैसिमिस्टिक अंदाज है जो हमारी आवाम में आता है। बिल्कुल एकदम खुए गुलामी में हम पुख्ता हो, दबे रहने के लिए बिल्कुल तैयार है, कुचले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई बात समझने को तैयार नहीं है, एक्सप्लॉइट किए जाने को तैयार है। कोई हमें टारगेट बेस्ड सैलरी देगा, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें सिर्फ 10,000 मिलेंगे, अगर टारगेट पूरा हुआ तो तुम्हें 30,000 मिलेंगे। वो सवेरे के 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरियां करने को तैयार है जिसमें शक्कर और नमक दोनों का टेस्ट नहीं आता। और उनकी आवाजें आप अभी भी सुन सकते हैं, जो स्टेज पर तक उनकी आवाजें पीछे से आ रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुकद्दर को बदलने की कोई भी पहल को करना ही छोड़ दिया। और जो कौमें मुकद्दर बदलने की कोई पहल करना छोड़ देती है ना, उस कौम के मुकद्दर में फिर सजदे और रुकू ही रुकू होते हैं, लेकिन रब के सामने नहीं, दुनिया के सामने। जब हम रब के सामने सजदा करते हैं ना तो उसमें भी कयाम होता है, लेकिन जब दुनिया के सामने टारगेट बेस्ड सैलरी के लिए हम सजदे करते हैं ना, उसमें कयाम और रुकू भी नहीं होता, उसमें आपको रोका भी नहीं जाता। आधे मुसलमान कहते हैं तकदीर है, आधे कहते हैं मजबूर है, आधे हाल मस्त है, आधे माल मस्त है, इनमें से कोई भी कुछ करना ही नहीं चाहता। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रहती है खाक। कहीं इन दिलों में से किसी दिल में कोई आरज़ू, कोई ख्वाब, कोई उमंग, कोई ऊंचा ख्याल, कोई आला दर्जे की बात अव्वल तो आती है, और जब आती है तो उसके साथ जो ख्वाब को पूरा करने के लिए जो मेहनत का प्राइस पे करना है वो कोई करने को तैयार ही नहीं। यूं समझ लीजिए अव्वल तो जमीन ही बन जाए, और अगर इस जमीन में कुछ कहीं ग्रो भी हो रहा है तो उसको दुनिया ऑक्सीजन देने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन आज इस ऑडिटोरियम में मैं आपको एक बहुत बड़ी इबादत के बारे में बताना चाहता हूं, जो अल्लाह की असल इबादत है, और उसी पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हर खराब बातों के लिए जाने जाता है, वहां तो कोई डेमोक्रेसी रहती नहीं है, वहां आर्मी हर चीज पे कंट्रोल करती है। तो वहां आर्मी के डिक्टेटर थे, उनका नाम था भुट्टो साहब। तो भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने
भुट्टो साहब ने एक मुफ्ती से एक बार बात की और मुफ्ती साहब से पूछा कि जब नमाज पहली बार फर्ज हुई थी तो क्या 50 रकात फर्ज हुई थी? क्या इब्तिदा में 50 रकात नमाजें थी? मुफ्ती साहब ने कहा जी बिल्कुल सही है, 50 रकात नमाजें थी। तो भुट्टो ने कहा कि काश 50 रकात नमाजें ही रहती। तो मुफ्ती साहब एकदम चौंक गए, कहा ये 5 वक्त नहीं पढ़ता, 50 वक्त के बारे में पूछा। तो उन्होंने बड़ी हसरत से पूछा, हुजूर आप तो नमाज नहीं पढ़ते, आप 50 वक्त के बारे में क्यों पूछ रहे? तो भुट्टो साहब ने कहा कि फिर आप सिर्फ नमाजें पढ़ते रहते और हम चैन से हुकूमत करते रहते। काश 50 वक्त नमाजें अभी भी फर्ज रहती तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ नमाजें पढ़ते और हम चैन से हुकूमत करते। ये जितने लोग सवेरे से शाम तक अल्लाह का नाम लेते हैं ना, हज पर हज और उम्रा पर उम्रा करते हैं, ये जितने लोग बार बार साल में 2 बार उम्रा जाते हैं और अपनी कौम का हाल बदलने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि उनके उम्रे और उनकी नमाजें शायद हमारे मुंह पर मार हुई। क्यों? क्योंकि हमारी मिसाल ऐसी है, हमने ये समझ लिया है कि इबादतों को हमारे ऊपर ऐसे फर्ज किया गया जैसे बाकी कौमों में पूजा पाठ और नजरो नियाज। बाकी कौमों में ये तस्वुर है कि जो तुम पर फर्ज कर दिया गया तुम उसे अदा कर दो, तुम्हारा रब तुमसे खुश हो जाए। लेकिन हमारे यहां इबादत इससे थोड़ी ऊंची है। हमारे यहां इबादत है बार बार दिन में 5 मरतबा झुकना, ये एक इबादत है, एक इबादत है और छोटी इबादत है। बड़ी इबादत यह है कि अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए जद्दोजहद करना। रुकू से रुकू कुरान रोज पढ़ना, एक पारा कुरान रोज पढ़ना, ये इबादत है, पर तुमने इबादत का मतलब गलत समझा। इबादत का असली मतलब है उस कुरान के तर्जुमे और उस तफसीर को इस जमीन पर नाफिज करना, इंसान को इंसाफ दिलाना और इंसान की इंसान पर से हुकूमत जो लूटने के लिए कर रहा है उसके खिलाफ जद्दोजहद करना, ये असली इबादत है। इंसान की इंसान पर से हुकूमत हटाकर इंसान को इंसाफ दिलाकर, और जब तुम कुछ भी बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, और बनकर जब तुम अपनी कलम से उस कुरान के तर्जुमे के तहत लोगों को इंसाफ दिला रहे हो और इंसाफ देते वक्त तुम उस सिरातल मुस्तकीम पे रुके रहो, इसलिए ये 5 वक्त की नमाजें तुम पे फर्ज की, ताकि तुम अपना असली फरीजा ना भूल जाओ। जब तुम पर परेशानियां आए तो परेशानियों में तुम्हारे पैर ना डिगे, इसलिए तुम पर रोजा और नमाज फर्ज किया गया। लेकिन हुकूमत और ताकत और दौलत जो नाइंसाफी कर रही है इंसानियत के साथ, उसको रोकने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम किसी ऐसे मनसब की तैयारी कर रहे हो जहां से तुम इस नाइंसाफी को ठीक कर सको? ये सवाल तुमसे रोजे महशर पहले होगा। क्या तुमने कोई भी चीज, अल्लाह पूछेगा, क्या तुमने कोई भी चीज खराब होने से रोकी? कहा नहीं मेरे रब, हम तो नौकरी कर रहे थे। क्या नौकरी कर रहे थे? का एक टारगेट बेस्ड सैलरी कर रहे थे, एआई से कंपटीशन था, अगर एक दिन भी ऑफिस नहीं जाते तो ऑफिस वाला निकाल देता, इसलिए सुबह से शाम जिंदगी तमाम करके हम नौकरी कर रहे। मतलब मेरे रब, हमारी मौत 25 साल की उम्र में हो चुकी थी, बस हमारा कफन दफन 60 में हुआ था। हम सवेरे काम पर जाते, शाम को काम से वापस आते, हमारे बाप का बड़ा कारोबार था, उसके गल्ले पर हम बैठा करते, लेकिन कहीं भी इंसाफ की अहमियत को पैदा करने या कानून को नाफिज करने वाला या किसी गरीब की मदद हो सके, ऐसे किसी पोस्ट की तैयारी हमने नहीं की।
ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी हमने नहीं की। जिससे पूछो कहता है ना एजुकेशन इज द सॉल्यूशन, इस कौम का सॉल्यूशन एजुकेशन है। रॉन्ग। आपको क्या लगता है एक दिन जब सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा? नहीं। जब आप बैरिस्टर बन जाएंगे, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, जब आप डॉक्टर या सबसे ऊपर लीडर बन जाएंगे और उसके बाद अगर किसी के काम आएंगे और लौट कर अपनी कौम को जगाने आएंगे, तब जाकर सब ठीक हो। उसके बिना कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। किसी बहुत बड़े कुरान के जानने वाले ने एक नौकर की मिसाल दी थी। सुनना उस नौकर की मिसाल क्या मिसाल थी। वो एक ऐसा नौकर था जो आका की ड्यूटी बजाता नहीं था। आका की ड्यूटी बजा लाने के बजाय हर वक्त उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता, लाखों मर्तबा उसका नाम जपता रहता था। आका उससे कहता था, ऐ मेरे बंदे, जाकर आदमियों को उनका हक दिला दे। और वो कहता, हक दिला दे, हक दिला दे, तू सबसे बड़ा है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं। आका उससे कहता है, बंदे जा उन बेगुनाहों की गर्दन रिहा करवा दे। सूरज डूबने के वक्त फिर हाथ बांध के वो कहता, गर्दन रिहा करवा दे, गर्दन रिहा करवा दे, मेरे मालिक तुझसे बढ़कर कोई नहीं। आका उस बंदे से कहता, जा उस मजलूम को उसका हक दिलवा दे। वो कहता, मेरे आका से बढ़कर कोई नहीं। आका को छिप छिप कर देखता, 10 बार उसे सलाम करता, उसके सामने सजदा करता, लेकिन आका की बोली हुई एक बात बजा नहीं लाता। क्या ऐसे नौकर को आप नौकरी पर रखेंगे कि नौकरी से निकाल दें? इसका मतलब है कि हमारे आका ने इस वक्त हम सबको अपनी नौकरी से निकाला हुआ है। हम में से हर एक को इस वक्त अपनी नौकरी से निकाला हुआ है। क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी किसी खराबी को मिटाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता। आयते करीमा का विरोध करता है वो, लेकिन उस आयते करीमा का मतलब लागू करने के लिए अपनी जगह से 1 इंच भी कोई टच से मस नहीं होता। सजदे पे सजदे किए जाता है, उम्रा पे उम्रा किया जाता है, और खुश ईरानी के साथ जिस किताब में ये सारे अहकाम आए उस किताब को दोहराता है, लेकिन उस किताब में जो लिखा है उसे जमाने पर लगाने की इतनी सी भी जद्दोजहद नहीं करता। हम वो मुलाजिम हैं जिसने ये रवैया इख्तियार किया हुआ है, इसीलिए अल्लाह ने हमसे इख्तियार छीना हुआ है। जुबैर भाई कहते हैं, मुझे गुजरात के 3 शहरों में पिछड़ी कौमों के लिए, एजुकेशनली जो पीछे हैं उनके लिए, समीर भाई कहीं से एक आईएएस का प्रोग्राम स्टार्ट कर। हॉल के हॉल भरे हुए हैं, लेकिन इसमें से कोई नहीं है जो सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह तक इतनी मेहनत करने को तैयार है कि अल्लाह उसकी कलम में इतनी ताकत दी कि उसकी एक सिग्नेचर से हजारों लोगों को इंसाफ मिल सके। आपको मालूम है, जो मेहनत आप करोगे उसके बदले आईएएस बनोगे तो क्या मिलेगा? जिस गांव में हॉस्पिटल नहीं है आप उसे हॉस्पिटल दे पाओगे, जहां सड़क नहीं है आप वहां सड़क दे पाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको जुम्बिश करना पड़े। अगर आप इस नियत से पढ़ाई करें कि परवरदिगार मैं उस मनसब पर फाइज होकर कुरान में जो तूने इंसाफ के अहकाम दिए हैं उन्हें लागू करने के लिए मैं उस मनसब पर बैठना चाहता हूं तेरी अता से, इसलिए मैं सवेरे से शाम पढ़ाई करना चाहता हूं। आपको पता है आपका रब आपका खाना पीना सोना उठना सब इबादत में शुमार कर। आपको शायद रोजे महशर भी तुम्हें नफिल नमाज पढ़ने का सवाब मिले जो आपने पढ़ी भी नहीं। आप अपने रब से पूछेंगे, मौला मैंने तो इतने रोजे नहीं रखे थे, इतनी नमाजें नहीं पढ़ी थी, अल्लाह खुश होकर कहेगा तूने मेरी आयत के एक अहकाम को नाफिज करने के लिए सवेरे से रात मेहनत की थी। तूने गुजरात सार्वजनिक मंडल ने जो कोचिंग सेंटर आईएएस का यहां खोलने की कोशिश की उसमें डूब कर तैयारी की थी बेटा। दरअसल तूने मेरे अहकाम को लागू करने के लिए अपनी जान लगाई थी, उसके बदले ये समझे।
उसके बदले ये सब, अगर इख्तिदार वाली पोस्टों पे नहीं जाओगे, अगर आने वाली टेक्नोलॉजी को सीख कर उस पे काबिज नहीं होगे, अगर अपनी मेहनत से कोई हलाल बिजनेस खड़ा नहीं करोगे, अगर कुछ बदलने लायक अभी से पढ़ने का तरीका नहीं चेंज करोगे, तो याद रखना जिंदगी भर दूसरों की जूतियां उठाओ, जिंदगी भर दूसरों की जूतियां उठाओगे, दूसरों के तलवे चाटोगे, और तलवे चाट कर जब आओगे ना तो 5 बार असली आका के सामने सिर झुकाने का एहतमाम करोगे। लेकिन तुम वही नौकर बनकर रह जाओगे जो आका का कोई हुक्म बजा नहीं लाता, बस उसके आए हुक्मों को खड़े होकर हाथ मानकर उसी के सामने दौड़ाता। अगर तुम चाहते हो कि रोजे महशर तुम्हें माफ कर दिया जाए, तो इसके लिए भी जरूरी है कि तुम किसी ऐसे मनसब, ऐसी पोस्ट की तैयारी करो जहां कम से कम एक आयत जो इंसाफ पर आई है, एक आयत जो गरीबों के हक पर आई है, उसे काबिज कर सको। इसके लिए भी अगर तैयारी कर दोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जाहिद की जिंदगी में जो आता है, वरना तुम्हारी खाली सलामी है वो नमाज जो तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ऐसा नौकर अव्वल दर्जे का झूठा और बेईमान होता है। जबान से अल्लाह को आका कहता है, लेकिन अमल से सारी दुनिया को आका कहता फिरता है। रोजे, नमाज, तस्बीह, तिलावत, ये बेहद जरूरी है। इसके बिना किसी का हिसाब पूरा नहीं होगा। लेकिन कुछ पाना, बदल सकने लायक कुछ पाना, और वहां बैठकर सिरातल मुस्तकीम पर टिके रहना, इसके लिए ये तस्बीह, तिलावत, नमाज और रोजे आए। तुम जब तक वहां बैठोगे ही नहीं, तुम किसी काम के हो। कोरोना में सारे कोरोना का इल्जाम तबलीगी जमात पर लगा दिया गया। स्टूडियो में एक नहीं था तुम में से, कोर्ट में एक नहीं था तुम में से, सोशल मीडिया में एक नहीं था तुम में से, न तुम में से कोई असेंबली में था। सारे कोरोना का इल्जाम तुम्हारे सब, तुम्हारे मजहब पर मर दिया गया। क्यों मर दिया गया? क्योंकि तुमने दुनियावी पढ़ाई करके वो मनसब कभी पाया ही नहीं जहां तुम अपने मजहब को खड़े होकर डिफेंड कर सको। और अभी दरगाह जिहाद के नाम से तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें तक ढा दी जा रही, पर तुम फिर इन जगहों पे नहीं। नूह हरियाणा में 1208 घरों को गिरा दिया गया। उन घरों के टूटे हुए मलबों में सस्ती चीजें समेटती माएं, वो तुम्हारी तरफ देखकर पूछ रही है तुम में से कोई मेहनत करने वाला? वो तुम्हारी तरफ देखकर जेलों में मार खाते बेगुनाह लोग और बाहर सिसक कर भीख मांगते उनके बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि है तुम में से कोई तैयारी करने वाला? है कोई ऐसा वकील तुम में? है कोई माइका लाल जो इतना गोल्ड मेडल ले आए वकालत में कि उन लोगों की बेगुनाहों की जमानत करवा सके? दुनिया कहती है मुसलमान सबसे ज्यादा जेल में है। दुनिया जानबूझकर पूरा सच नहीं बताती। सबसे ज्यादा बेगुनाह जो कौम जेल में है वो हम हैं। हम जेल में नहीं है, हमें बेगुनाह जेलों में रखा गया। क्यों? क्योंकि बाहर उसकी ये कौम कहीं सोशल मीडिया में बोला। मेरा मन करता है तुम में से हर एक को दुआ देने के लिए कि अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। फिर सोचता हूं कि उस लंबी उम्र को फिर तुम सोशल मीडिया में ही बिताओ कि किसी के काम आओगे। मॉब लिंचिंग में अपने बच्चे की, बेगुनाह बच्चे की लाश देखकर आंसुओं से सैराब हवा कहती है ये हाल मस्त और ये माल मस्त, ये KFC और ये मैकडॉनल्ड्स में गुमशुदा हुई कौम है। इनमें से कोई है जो उठकर उन्हें इंसाफ दिलाए? मुझे नहीं लगता।
व्हाट्सएप पर मैसेज आता है 1 लाख आयते करीमा हमने पढ़ना शुरू किया है, आप भी इसे ज्वाइन करिए। 1 लाख आयते करीमा पढ़ने में 2 से 3 दिन निकल जाए। होना तो ये चाहिए था कि एक आयते करीमा पढ़ते, उसकी तफसीर पढ़ते, उसका तर्जुमा पढ़ते और उसके बाद 20 घंटा दिल लगाकर पढ़ाई करते कि इस एक आयत की मीनिंग हम जमीन पर लगा सकें। मैं पहला इंसान तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारे मुंह पर सच कह रहा हूं। हो सकता है मेरी इस तकरीर पर फतवा लग जाए, पर मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। तुम्हें यह बताया गया है कि कुरान की आयतों को दोहराने वाले के लिए बहुत बड़ा मुकाम है, उसे बहुत बख्शा जाएगा। गलत है बच्चों, कुरान की आयत दोहराने वाले का मुकाम है, पर बहुत बड़ा मुकाम नहीं है। बहुत बड़ा मुकाम उसका है जो उन आयतों में आए इंसाफ को जमीन पर ला। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तारीफ, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बात उस अरबी मतन की है ही नहीं, बात उसके तर्जुमे और तफसीर की। और क्या तुम में से कोई है जो वलीमों के पैसे से इंस्टीट्यूशन खोले, जो हज और उम्रा एक बार कर ले, जैसे मेरे रसूल ने किया था, एक हज एक उम्रा, फिर हर साल हज और उम्रा की तैयारी करे और उसके पैसों से किसी बच्चे की फीस दे? है? नहीं है तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं। पढ़ोगे तो इंडियन आर्मी का पिछले महीने का, हमारी आर्मी का पिछले महीने का एक आंकड़ा सुनाता हूं। कश्मीर में हर 8 मिनट में एक नौजवान ड्रग्स में रिहैबिलिटेशन के लिए लाया जाता है। हर 8 मिनट में ड्रग का केस आ रहा है। ऐसा डिप्रेशन, ऐसा फ्रस्ट्रेशन है। मैं कश्मीरी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये ड्रग भी सरहद पार से आया है। ये डिप्रेशन, मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी बात, तुम्हारे नहीं पढ़ने से मालूम है क्या हुआ? इस्लाम के मायने सलामती वाले मजहब को ही आतंकवाद मजहब है। क्यों? उसकी नस्लों में किसी ने इतना पढ़ा ही नहीं था कि कोई बड़ी पोस्ट पे होकर वहां से इस्लाम का मतलब समझाता, कोई टीवी चैनल पे खड़े होता, कोई ऐसी किताब लिखता तो लोगों का दिल काट जाए। इसलिए सलामती वाले मजहब को आज टेररिस्ट का नाम दिया गया है। उसी के नाम पे खूनरेजियां हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की, आदम की ये औलाद, अल्लाह के रसूल की ये कौम जो ईमान वाले थे, वो मायूस होकर, गुमसुम होकर कहीं कोने में बैठ गए और वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे ही, सुनना मेरी आखिरी बात आज की, जैसे ही अच्छाई कुछ नहीं करना चाहती ना, जैसे ही अच्छाई गुमसुम और मायूस और मजबूर अपने आप को साबित करके कोने में बैठती है ना, वैसे ही सारी दुनिया के ठेकेदार बुराई बन जाती है। जितने शैतान होते हैं, जितने बदनफस होते हैं, वो उन इख्तिदार वाली जगहों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। और फिर बुराई के हाथ में इख्तिदार होता है, बुराई के हाथ में कुव्वत होती है, वो दुनिया को जिस तरफ ले जाना चाहे उस तरफ ले जाती है। मैं गुजरात के सब लोगों से कहकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी आखिरी बात। अभी वक्त है, वक्त रहते इल्म, दौलत, मेहनत, जान, हर चीज एक अच्छी तैयारी पर न्यौछावर कर दो, वरना अनकरीब वो वक्त आएगा कि कानून बनाकर कानूनन तुमसे सब छीन लिया जाए। ऐसा वक्त आने वाला है। और जुल्म की दुनिया में कमजोर के लिए इंसाफ नहीं है। गरीब की जिंदगी दुश्वार है, अदालतें बनियों की दुकान है। उसकी वजह है जिनको रिटायर होना था वो रिटायर हो गए, और ऐसे ही बेहतरीन हिंदू हैं जो उन पोस्टों पर बैठकर अभी भी इंसाफ कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद बाकी है। लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम हो,
या पिछड़ा हो या अगड़ा हो, अगर अच्छाई ने मेहनत नहीं किया और इस्लाह करने वाले रास्ते और तबाही से बचाने वाले रास्ते और फलाह और सादत पे लाने वाले रास्ते पर अगर ये अच्छाई चढ़कर नहीं बैठी तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, ना ये ऑडिटोरियम रहेगा, ना ये सेमिनार रहेगा। हाँ, तुम्हारी बस्तियां जरूर होंगी, लेकिन उन बस्तियों में जहां आज एक ही एम्प्लॉयमेंट है, बिरयानी बेचना, उन बस्तियों में जुआ, सूद, रिश्वत, तमाशा, बेहाई, बेहयाई के लिबास, फहश तालीमें, वो सब चीजें तुम्हारी बस्तियों में आने को तैयार है। आप उठिए अल्लाह के वास्ते, और अहमदाबाद में हम एक कोशिश करने जा रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 7th 8th 9th 10th 11th में हैं, उन्हें तो पहले पढ़ाई कैसी करनी है वो सीखना चाहिए। और अगर आप वो पढ़ाई कैसी करना है सीख गए तो आपके 7th 8th 9th 10th 11th में ही इतने नंबर आएंगे कि स्कूल का हर गोल्ड मेडल आपको मिलेगा। और जो बच्चे 12th हो चुके, उन्हें हमारे साथ रोज शाम को एक बार IAS की तैयारी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। और जो बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्हें 1 से 1.5 साल हमारे साथ रहना चाहिए हमारे RCA में, जहां 4:30 बजे सवेरे उठकर शाम के 6 बजे तक सारी नमाज, सारी तिलावत के साथ 20 घंटे की पढ़ाई करना चाहिए, ताकि एग्जाम हराना भी चाहे तो तुम्हें ना हरा। मैं बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन, शमा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन और शमा ग्रुप ऑफ स्कूल्स और गुजरात सार्वजनिक मंडल की तरफ से इन 3 कोर्सेज का ऐलान करते हैं। अहमदाबाद में जो बच्चे 7वीं से 10वीं तक हैं, उन्हें पहले ये सीखना चाहिए कि नए जमाने में पढ़ाई के क्या नए तकाज़े, वो ऑनलाइन होगा। और जो बच्चे 12th से ग्रेजुएशन की तरफ है, उनको रोज शाम को 1 से 2 घंटा हम IAS की तरफ 10 कदम बढ़ाएं। अगर मैं आपसे यहां से कहूं कि मुझे बाइक से दिल्ली ले चलो, तो आप में से बहुत कम लोग हैं जो राजी होंगे। पर एक हाथ उठेगा, वो कहेगा सर मैं ले जाने को तैयार हूं, पर शर्त है आप रास्ते पर बोलना, मैं रास्ते पर सुनूंगा। तो क्या हमें यहां से दिल्ली दिखने लगेगा? नहीं, हमें गाड़ी की लाइट 30 मीटर दिखाएगी, बस उतना ही दिखेगा। जैसे हम 30 मीटर पूरा करेंगे, अगला 30 मीटर, फिर जैसे ही हम 30 मीटर पूरा करेंगे, अगला 30 मीटर, करते करते कब 1000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जितने बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, वो हमें रोज शाम को मिलिए, ताकि हम एक दिन में आपको 30 मीटर दिखाएं। और 30 मीटर दिखाते दिखाते 1 साल खत्म होने तक का पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। UPSC का जो मदर ऑफ ऑल एग्जाम है, उसके बाद GPSC, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, या और कोई एग्जाम अपने आप निकल जाए। आओ एक दूसरे का हाथ पकड़े, हम अंधेरे से गुजरते हैं। और फिर तीसरा है, जो बच्चे ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, जिन्होंने एक बार प्रीलिम्स दिया है, जिनका नहीं हुआ, वो भी हमें कांटेक्ट करें और 1 साल के लिए हमारे साथ रहे। खाइए भी हमारे साथ, पीजिए भी हमारे साथ, खाइए भी UPSC, पीजिए भी UPSC। चलिए ऐसी जिद करे कि कामयाबी खुद बोले कि मैं थक गई, तू कामयाब हो जाए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।